नमस्कार। आज हमारे साथ खास बातचीत में हमारे मेहमान हैं सुल्तानपुर जनपद के पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश रहे, वर्तमान में बाल किशोर कल्याण न्याय बोर्ड के चेयरमैन, कई जनपदों में उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष रहे और कई जनपदों में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रहे, पीसीएसजे अधिकारी और 50 वर्षों से अधिक का न्यायाधीश न्याय प्रणाली की सेवा देते हुए इन्होंने अपना अभी हाल ही में 50 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया। तो सर का बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय शुक्ला जी का। थैंक यू। मैं ये जानना चाहूँगा कि राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी ऐसा क्या दृढ़ संकल्प लिए अपने पढ़ाई पीरियड के दौरान और उस संकल्प को पूरा करते हुए अपनी जीवन की यात्रा को इतना प्रेरणाप्रद बनाए कि आज के टाइम में जो भी सिविल की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत, प्रेरणा पुंज बने हैं। तो कैसी रही आपकी जीवन की यात्रा? मेरी जीवन की यात्रा की शुरुआत बहुत ही ऊंची नीची दुखों को, कष्टों को झेलते हुए हुई है। मैं एक साधारण किसान का लड़का था। मैं प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल अपने गांव के पास से स्कूल था। हमारा गांव जयपालपुर है, नरहरपुर। उस स्कूल में किया। इसके बाद इंटरमीडिएट भी मैं यहीं पब्लिक इंटर कॉलेज चौक किया है, वहाँ से किया। इसके पश्चात मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीए में दाखिला लिया। वहाँ पहुँचने के बाद यूनिवर्सिटी में मुझे आभास हुआ कि मैं चाहूँ कि यहाँ कुछ कर सकता हूँ, यहाँ से कुछ प्राप्त करके ही जाना चाहता हूँ। हमारे और सहपाठी थे, हॉस्टल में रहता था। हम लोगों ने एक तरफ से 3 लोग थे, तीनों ने ये दृढ़ प्रतिज्ञा लिया कि हम लोग जहाँ तक चाहें वहाँ तक पहले ही अटेम्प्ट में कोशिश करके किसी न किसी सर्विस में निकाल दें। तो उसमें एक तो नहीं निकल पाए, तो सब रजिस्ट्रार होकर के रह गए, और दूसरे कहीं भी नहीं निकल पाए। मैं बीए किया। बीए के बाद मैं एमए करना चाहता था एक्चुअली, हिंदी से, और लेक्चरर बनना चाहता था। लेकिन हमारे फादर जो है दूसरे विचार के थे। उन्होंने कहा कि जितना टीचर को मिलता है उतना वकालत करोगे तुमको बिना किसी मेहनत के मिलेगी, तुम ला करो। तो मैं फिर यूनिवर्सिटी गया इलाहाबाद में, वहाँ लॉ में भी एडमिशन हो गया हमारा। और ईश्वर की कृपा थी कि लॉ में मैं हर वर्ष कभी तीसरे पोजीशन पे, कभी दूसरे पोजीशन पे, कभी पहले नंबर पे, तीनों साल में रहा। कुल मिला के जब मैं लॉ की डिग्री फाइनल हुई 72 में, तो मैं फर्स्ट डिवीज़न और सेकंड पोजीशन होल्डर बना यूनिवर्सिटी। उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली कि मैं चाहूँ तो कंपटीशन बैठ सकता हूँ। और उसी साल 72 में ही वैकेंसी निकली, मैंने भर दिया। जितना भी मेहनत कर सकते थे लाइब्रेरी में जा करके, अपने कमरे पे रह करके, उतना मेहनत मैं किया। अगर आप समझिए कि उस समय मैं दिन में कम से कम नहीं तो 14 से 16 घंटे तक पढ़ता था, लाइब्रेरी और क्लास में जाकर। फिर ये आशा जरूर थी, लेकिन ये सोच रहे थे पहला अटेम्प्ट है, हो सकता है न आए। लेकिन क्वालिफाई कर गए। क्वालिफाई किए। फिर इंटरव्यू, बोर्ड में पहला इंटरव्यू था हमारा। क्या बात! फर्स्ट इंटरव्यू में विशेष कर कृपा भगवान की है। वो पहला या सेकंड क्वेश्चन जब पूछे तो मुझे ये लगा कि मुझे तो सब कुछ मालूम, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ गया। मैं बता रहा हूँ, मेरा साक्षात्कार लगभग 55 मिनट तक, और उसमें सबसे बड़ा जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अब तक है हम आपको बताएं। ध्यान से ये पूछिए चेयरमैन कि बताइए हिंदू मैरिज एक्ट 1956 पास होने के बाद पहले हिंदू नारियों के अधिकार था वो अपने पति को छोड़ करके दूसरे पति का ग्रहण कर सके, दूसरे से शादी कर सके। हम बीए की तैयारी करें,
जयशंकर प्रसाद के गोस्वामी नाटक था, उसको मैं तैयार किया था। पूरा वो नाटक ही इसी देश का मैंने उन्हें सुनाया था। नष्टे मिटे प्रबद्धते क्लीवे चतुर्पति आतक स्वापसनारी राम करेंगे। स्मृति में कि 5 अवस्थाएं थी जब हिंदू नारियां अपने पद को छोड़ सकती थी। नष्ट हो जाए, मर जाए, माइग्रेट कर जाए। Cleave means important not inside of sex, but in all side. कायरता जिसको कायरता निकल जाए, उस स्थिति में पत्नी चाहे तो तलाक दे सकती है। इसका दृष्टांत मैंने हिंदुस्तान में दिया, उससे बहुत खुशी, बहुत खुशी। और बाहर हमारे कमीशन के बाहर हमारे 10-15 लड़के आए थे, और जब देखे कि इतना टाइम तक इंटरव्यू हो रहा है तो सब बहुत खुश थे, और मेरे बाहर निकलते उठाइए तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। फिर क्यों? 5 मिनट 7 मिनट के बाद कोई रुकने नहीं पा रहा है, सब चले आ रहे हैं। तो फिलहाल उसके बाद रिजल्ट सिलेक्शन हो गया। सबसे पहले उसमें 7-8 महीना लगा, पोस्टिंग हो गया। होता है वेरिफिकेशन, होता है मेडिकल, होता है, फिर नोटिफिकेशन के लिए गवर्नर के पास जाता है, हाईकोर्ट जाएगा, फिर गवर्नर के पास जाएगा। तो 17 मई 1975 को मैं मुंसिफ मिनिस्टर आजमगढ़ क्या बात। उसके बाद कोकेन स्टेशन पर मैं मुंसिफ मजिस्ट्रेट काम किया। वहाँ से रायबरेली आए, रायबरेली से मिर्जापुर गए। मिर्जापुर से मुझे पहला प्रमोशन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कानपुर के पद पर। तो कानपुर 2 नहीं था, 1 साल। और वहाँ मैं 83 से लेकर के और 1987 तक एज चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 4 साल काम किया। वहीं से पहला सेकंड प्रमोशन फिर मिला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज प्रतापगढ़। फिर यहाँ से उसी समय, क्योंकि वहाँ रिलेशन थे, तो मैं उसी समय ट्रांसफर करा दिया। आते हुए 87 में पहुँचा। 87 से 1991 तक 4 साल। 5वीं वाराणसी से जानपुर गए, जानपुर से मुझे गाजियाबाद गए, वहाँ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज गए। वहाँ से मैं लखनऊ गया। लखनऊ 4 साल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रहा। उसके बाद में 4 साल डेप्यूटेशन पे सरकार के गया, चीफ लीगल एडवाइजर लखनऊ गवर्नमेंट में था। वो 4 साल गुजरने के बाद 1 महीने के लिए फिर जानपुर है चले गए, और वहीं से तीसरा प्रमोशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। पहले फरुखाबाद रहे, फिर जो है आपसे विजय आई, विजय लंबे समय तक 3 साल तक रहे, फिर बलिया गए। तो 31 दिसंबर 2009 को मेरा रिटायरमेंट के समय के पहले ही हमें चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम का लेटर आ चुका है। मैं नेक्स्ट डे ही गाजीपुर गया था जी। फिर हमको जो है गाजीपुर के साथ साथ 7-8 डिस्ट्रिक्ट और एडिशनल चार्ज दे दिए। जिसमें सुल्तानपुर, जौनपुर, चंदौली, बलिया और जोड़ सभी काम देखते रहे। 5 सालों गुजरा। जैसे वो खत्म हुआ, 2014 में खत्म हुआ। 2015 में मैं स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पद पर सुल्तानपुर सिविल कोर्ट में यहाँ NI एक्ट के या जो आते हैं समरी ट्रायल जिसको होता है, 4 साल वहाँ रहा। वहाँ से जैसे खत्म हुआ, 7-8 महीना ये उसमें कोरोना पीरियड में, लॉकडाउन पीरियड में बैठा रहा। उसके बाद फिर सरकार ने हमें चेयरमैन किसान कल्याण समिति नियुक्त कर दिया। तब से इसमें अभी तक है। ये 17 मई 1900 ये पूरा आपका जो जुडिशियल का ये कार्यकाल लगभग 50 वर्ष का, 17 मई को पूरा हो। ये एक संयोग कहेंगे या ईश्वर की कृपा कहेंगे, या आपकी जो सच्ची मेहनत थी जनता के प्रति और आपके कर्तव्य के प्रति? क्या कर्मनिष्ठा तो सबसे बड़ी चीज है। अगर आप कर्म कर रहे हैं जी, तो ईश्वर आपके साथ हमेशा है। तो मैं जो भी
दायित्व हमको दिया गया उसे बहुत निष्ठा के साथ, और आज भी 76 साल का हो रहा हूँ, आज भी मैं समय से पहुँचता हूँ और समय से रहता हूँ। तो उसमें भगवान हमेशा साथ देते हैं, उन्होंने हमेशा साथ दिया। पहले बात तो इस उम्र में काम करने योग्य हमें स्वस्थ रखा जी। ना, स्वस्थ होते हम पाते हमारे बैठ से तमाम है, मिलता भी नहीं सबको, जो मिलता भी तो कुछ ऐसे हैं कि जो बीमार रहते हैं या उठ नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, तो इसमें ईश्वर का बहुत बड़ा योगदान है। क्या क्या एक मैसेज या ये कहिए कि एक प्रेरणा जो आज के युवा वर्ग जो ये तैयारियां कर रहे हैं सिविल की, अन्य कंपटीशंस की, उनको एक क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपने 50 वर्ष के इस अनुभव को देखते हुए और आज की एजुकेशन सिस्टम को देखते हुए कि बच्चे किस तरीके से कैसे करें जो कि वो अच्छा रिजल्ट अपने एग्जाम में ला पाएं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं सभी युवा वर्गों से, विशेषकर जो कानूनी पेशे में है या जो इच्छुक हैं जज बनने के, उनसे मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि वह अगर ईमानदारी से दृढ़ संकल्प लेते हुए कि मुझे जो है जज बनना है, पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, तो निश्चित रूप से उतर जाएंगे, तो मत है ही नहीं। लेकिन थोड़ा सा इसमें मैं हट के बात करूँगा। जैसे अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक महीना पहले डायरेक्शन ये दे दिया कि ला करने के बाद 3 साल की वकालत कंपल्सरी। तो ये थोड़ा गलत इसलिए है। अब जैसे हमारे लिए किया गया होता तो मैं पहले ला कर गया, फिर 75 में जाके मैं वकालत करता, 3 साल तक हो सकता है किस्मत भी तब ना साथ देती। तो अब तो एक प्रकार से ये हो गया कि एडवोकेट से ही भरा जाएगा, एडवोकेट ही बैठ सकेंगे, एडवोकेट ही सिलेक्ट होंगे। भाई सबको आपको पहले चांस था कि 21 साल का पूरा कीजिए, आप बैठिए। हमारे 21 वर्ष की उम्र पूरी हो गई तो बैठा, उसमें ऊपर से वाले की कृपा हुई और हम जो है मेहनत की, हो गया। अब कैसे अब बच्चे कोई भी बहुत मेधावी होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत मेहनत करेंगे, तब भी कम से कम 26 साल के बाद बैठ सकते हैं। तो सिलेक्ट हो कब तक क्या हो, कैसे 30 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, तो जीवन का या तो फिर ये जो है रिटायरमेंट के 3 साल बढ़ा दें, 60 की जगह 65 कर दें, तब तो ठीक है। 50 से 60 वर्ष के बीच के अनुभव में ये जो अधिवक्ता और न्यायाधीश के बीच का संपर्क रहता है, वादी प्रतिवादी जो होते हैं, और कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसके अधिवक्ता होते हैं, लेकिन अधिवक्ताओं का पहले का और अब का जो रवैया है अपने मुवक्किल के प्रति, जो उनके आने वाले सहायता के लिए लोग होते हैं, उसको लेकर के आपका क्या ऑब्जर्वेशन रहा है 50 वर्षों में कि अधिवक्ता किस तरीके से हैं और क्या उनमें सुधार? तुलनात्मक विश्लेषण करने के मैं 75 में गया जी, तो आजमगढ़ में सिविल के ऐसे ऐसे एडवोकेट थे जो हमारी समझ से अगर हमको न मिले होते तो हमको इतना ज्यादा ज्ञान कुछ हो नहीं पाता, हमको उसका काम करने में समझते। इतने योग, इतने विद्वान, इतने ईमानदार, उसमें 2-1 का नाम कहीं बता दे तो नहीं है, पर रमाकांत मिश्रा थे, 3 भाषाओं के प्रकांड पंडित, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, और तीनों का ये पंडित जी संस्कृत हो रहा है। आज इस तरह के लोग ढूंढने में नहीं मिलते। फिर ये धीरे धीरे अब एडवोकेट लोग जो प्रैक्टिस करते हैं वो उतना मेहनत नहीं करते जितना पहले करते। मैं ऐसे ऐसे एडवोकेट को देखा हूँ रात में जाते समय, जो 2 बज रहा है, 2:30 बज रहा है रात, बैठे अपने चैम्बर में मुक्ति दिखाई दे रहे। एक अंतिम प्रश्न आपसे लेना चाहेंगे। अभी हाल ही में आनंद स्वरूप जी महाराज हैं, वो उत्तराखंड के हैं, और जो आपका काशी विद्वत परिषद है और जो शंकराचार्य परिषद है, शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष है, महामंडलेश्वर हैं और सांबे पीठ के पीठाधीश्वर हैं। उन्होंने एक अभी स्टेटमेंट दिया है कि संविधान के निर्माता BN राव हैं, अंबेडकर नहीं है। तो आप तो न्यायिक व्यवस्था में रहे हैं, कानून के अच्छे ज्ञाता रहे हैं, तो आप किस दृष्टि से देखते हैं? बिल्कुल जो उन्होंने कहा है 100% सही है। पूरा का पूरा कानून की रूपरेखा संविधान की, उस संविधान के तहत जो है जितने भी आर्टिकल अनुच्छेद हैं सबका संकलन, सबको बना संपूर्ण चीज संग्राम साहब ने किया। इसमें
बोले वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी उनके सामने उन्हीं का बनाया हुआ संविधान रखा गया, उसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया। इतने योग्य थे वो, इतने योग्य थे। कहने का मतलब कि संविधान के निर्माता का या संविधान के निर्माण की अगर आधारशिला और उसका मुख्य श्रेय दिया जाना चाहिए तो वो BN राव जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आदरणीय राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी रहे, अपने जीवन की यात्राओं के विषय में बताया। नमस्कार।